लेकिन इससे तीसरा फायदा क्या है, देश की इकोनॉमी क्या रहती है, चलती रहती है ना। तो बादाम खाना चाहिए, अल्टीमेट वही है, बादाम खाना चाहिए। हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। ये एक ऐसा आयोग है जो अपना ही घर क्या है ठीक करने के लिए बनाया गया था। अपने घर में क्या होती हैं, 50 समस्याएं होती हैं, और उस 50 समस्याओं में एक समस्या होती है भ्रष्टाचार। अपना घर मतलब सरकार का अपना घर। तो सरकार ने अपने ही अंदर विद्यमान एक वायरस को खत्म करने के लिए क्या कर दिया, एक एंटीवायरस बनाया, और बाद में उस एंटीवायरस को बूट करना भूल गए। इस कारण क्या हुआ, वो कभी एक्टिव नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने एक लोगो डिजाइन करवाया था। बहुत बढ़िया लोगो है, जो बहुत अच्छी बात कहता है, बस करता नहीं है। कहता क्या अच्छी बात है कि हमारी निगरानी हर व्यक्ति पर है। ये क्या है, आंख है। तो हम हर व्यक्ति पे क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। बस समस्या क्या जाती है कि खुद पे निगरानी नहीं रख पाते हैं। बोले इन पे कौन निगरानी रखे, मतलब वही है ना, बोले ईओडब्ल्यू वाले छापा मारने आए, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वाले छापा मारने गए, किसके यहाँ, गांव के सचिव के यहाँ। और पता चला बीच में सचिव को पता चल गया पहुंचने के पहले ही, और फिर वो बीच रास्ते से गाड़ी घुमा के लौट जाते हैं। क्यों, क्योंकि सचिव बीच में पैसा देने आ जाता है, बोले जाओ ना यार अब क्या है ना। तो ये भी एक समस्या जाती है। तो इनको इन पे निगरानी कौन रखे, ये समस्या है। बट अभी के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना के संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। और के संथानम समिति का गठन कब किया गया, 1962 में। के संथानम समिति को गठित किया गया 1962 में। एक बात दूसरी, 11 फरवरी 1964 को इसको स्थापित किया गया था। यह एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह क्या था, एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसको क्या दे देंगे हम, सांविधिक दर्जा दे देंगे। और ये जो बाद है 1964 के बड़े लंबे समय बाद आता है। ठीक है, सरकार को बहुत देर से पता चलता है कि ये क्या है, कार्यकारी निकाय है। तो हम क्या करेंगे, 2003 में केंद्रीय सतर्कता अधिनियम लेकर के आएंगे, और उस केंद्रीय सतर्कता अधिनियम के माध्यम से हम क्या कर देंगे, ये जो कार्यकारी निकाय था जो कि 1964 में बनाया गया था, उस कार्यकारी निकाय को हम क्या बना देंगे, सांविधिक निकाय बना देंगे। जब ये 64 में बनाया गया था, तब इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, निट्टूर श्रीनिवास राव। या अध्यक्ष बोल लो या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कह लो। ठीक है, तो पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, निट्टूर श्रीनिवास राव। उद्देश्य क्या था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। यही तो बात चर्चा कर रहे थे हम तब से, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संबंधी क्या है, इनको काम करना था। ये एकदम क्या था, बेसिक परिचय था इस आयोग का। अब हम चर्चा करेंगे इसको आगे आगे, है ना। सबसे पहले क्या आता है, सामान्य परिचय में और बातें। 1964 में स्थापित किया गया, आपने देख लिया। सदस्य क्या होता है भाई, तो एक क्या होता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, और दो कौन होते हैं, अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, या सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त से बोल लो। ठीक है, तो 1+2 मेंबर बॉडी होती है। जो 1 मेंबर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सीबीसी बोल दिए। बाकी क्या होते हैं, सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्ति कैसे होती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अब देखो, मैंने आपको बार बार एक सिद्धांत बताया कि आयोग की प्रकृति यदि क्या है, वैधानिक है, तो क्या होगा भाई, सामान्य तौर पे केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। यदि क्या है, संवैधानिक है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल अपॉइंट करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि ये सामान्य तौर पे होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आता है। वो एक्सेप्शन यहाँ पे है। अब यदि इस प्रकार के एक्सेप्शन को आपको याद रखना है और बिना मतलब में उलझना नहीं है, तो सामान्य तरीका क्या होता है, इसको ऐसे याद रखो कि यार हम अभी किस चीज पे नियंत्रण लगवा रहे हैं, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगवा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगवाने वाले जो आयोग होते हैं, उनको आप सरकार से ही अपॉइंट करवा लेंगे, तो फिर सरकार पर फिर नियंत्रण होगा कैसे। बात समझ में आ रही है, मतलब वही हो गया कि दूध की रखवाली हमने किसको दे दी, बिल्ली को दे दी, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इस कारण क्या किया था, इसको राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। ठीक है, आपके याद करने के लिए इस कारण बता रहा हूं मैं, उस सिद्धांत में मत पढ़ना। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखो मेरा पॉइंट ये है ना कि आप हर चीज को रट नहीं सकते हो। हर चीज को जब रट नहीं सकते हैं, तो हमको हर जगह क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिमिलर चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि यार ये चीज सिमिलर, ये चीज सिमिलर है, हम साथ में क्यों ना याद कर लें इसको। या इसमें ये लॉजिक लगता है, बेसिक लॉजिक है, उसको हम लगा के चल देते हैं। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, क्या क्या रटोगे यार। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐसी है, 30-35% जो रटना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं उसका। तो जहां जहां दूसरा विकल्प उपलब्ध है, उसको क्यों ना लागू करें। विजन क्या है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। कैसे लड़ेंगे भाई, सत्यनिष्ठा के साथ लड़ेंगे। यही एक हथियार है इनके पास, सत्यनिष्ठा का हथियार। ठीक है, क्षेत्राधिकार क्या होता है भाई, तो इसका क्षेत्राधिकार विभिन्न लोक प्रशासन विभागों में सेवारत सभी सदस्यों पर लागू होता है। विभिन्न लोक प्रशासन विभागों में सेवारत सभी सदस्य का मतलब होता है कि हमारे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ क्या करेगा, ये जांच करता है। ठीक है,
कार्यकाल क्या होता है, एकदम यूनिक कार्यकाल है, कौन सा, 465 का, 465 का कार्यकाल होता है। या तो 4 साल पहले पूरा कर लो या फिर 65 साल की आयु पूरी हो जाए आपको, जो भी पहले पूरा होगा उसके आधार पे क्या कर दिया जाएगा, आपका मतलब आप बाहर हो जाएगा वहां से, ठीक है। स्थिति क्या है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। भाई आपने 2003 में अधिनियम ला करके इसको क्या बना दिया था, वैधानिक बना दिया था। 2003 में अधिनियम आने के पहले यह क्या होता था, कार्यकारी निकाय होता था। निष्कासन कैसे होगा, भाई अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा, तो निष्कासन भी कैसे हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। एक बात स्पष्ट है। संथानम समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1962 में समिति बनाई गई थी। यह एक 7 सदस्यीय समिति थी। कितनी सदस्यीय, 7 सदस्यीय समिति थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, श्री के संथानम थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1964 में प्रस्तुत करी थी और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर ही हमने 1964 में क्या स्थापित कर दिया, सीबीसी। 4 बातें के संथानम समिति पे। 62 में समिति बनती है, 7 सदस्यीय समिति थी, अध्यक्ष संथानम साहब थे, रिपोर्ट 64 में आएगी और 64 में ही हम क्या कर देंगे, सीबीसी की स्थापना कर देंगे। बस इतना ही क्या करना है आपको, संथानम समिति में याद रखना है बस। इसके बाद आता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आयोग को अध्यादेश के द्वारा 25 अगस्त 1988 को, अब ये देखो इस लाइन को आप याद भी रख सकते हैं और भूल भी सकते हैं, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार है। क्या हुआ भाई, देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगातार अलग अलग सरकारों द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें एक प्रयास ये निकल करके आता है कि भाई हमने देखा कि 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया, लेकिन क्या उसके पहले कोई प्रयास नहीं हुआ, तो उसके पहले भी प्रयास हुआ लेकिन समस्या खड़ी हो जाती थी। वो समस्या क्या होती थी भाई, उसके पहले प्रयास कब हुआ, 25 अगस्त 1988 को। तो 25 अगस्त 1988 को इस आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए हमने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, एक अध्यादेश पारित करवाया 123। संविधान के अनुच्छेद 123 की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और क्या किया, एक अध्यादेश पारित किया। लेकिन अध्यादेश के साथ समस्या क्या होती है कि भाई जब भी आप क्या करेंगे, पहली बार मिलेंगे तो क्या कर, मतलब उसको कायदे से पहली बार छोड़ो, इसका मतलब क्या होता है 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, उसको दोनों सदनों से पास करवा के राष्ट्रपति के साइन करने पड़ेंगे। यहां पे समस्या खड़ी हो गई, नहीं करवा पाए आप भाई, ठीक है। तो भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत हमको क्या करना था, इसको दर्जा देना था, लेकिन समस्या वही खड़ी हो गई कि हम इसको पास नहीं करवा पाए 1988 में। तो जब आप अध्यादेश को पास नहीं करवा पाते हैं पार्लियामेंट से, लोअर हाउस अपर हाउस से, तो अध्यादेश स्वतः क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाएगा। तो बात खत्म हो गई, वापस से नहीं दर्जा मिल पाया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, विनीत नारायण बनाम भारत संघ केस में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को सीबीसी के तहत कार्य करना चाहिए। अगेन वही समस्या थी, सीबीसी के पास अपना अच्छा खासा जांच दल नहीं था, और चूंकि सीबीआई और सीबीसी दोनों एक ही काम करते हैं, क्या, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का। आज की तारीख में सीबीआई को ढेर सारे काम दे दिए गए हैं। कहीं किसी का चोरी हो गया तो भी सीबीआई जांच कर लेगा, लालू की भैंस खो गई तो भी सीबीआई ढूंढ लेगा, मुलायम का सैफई में पर्स खो गया तो भी ढूंढ लेगा सीबीआई। आज की तारीख में उसको कुत्ता बना के रखे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। सरकार का क्या है वो, है ना, ये भाई साहब बोला हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या है, हमने इस तरीके से आज की तारीख में नचा रहे हैं, बट पहले तो क्या था भाई, भ्रष्टाचार की जांच करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में क्या बोल दिया कि दोनों के क्या करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। एक बात, इसका मतलब क्या था, 1988 का मैंने आपको समझा दिया भाई, अध्यादेश लाया गया था, अध्यादेश पास होना था, अध्यादेश पास नहीं हो पाया तो नहीं बन पाया, ठीक है, वैधानिक निकाय नहीं बन पाया। हम बात करते हैं संरचना की। संरचना मैंने पीछे बेसिक संरचना आपको समझा दी थी भाई। बेसिक संरचना क्या थी, 1+2 की। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बहुसदस्यीय आयोग होता है। ये क्या है, बहुसदस्यीय आयोग। नियुक्ति भी मैंने आपको समझा दी भाई, नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रपति केंद्रीय सत्ता आयोग को और सदरता आयुक्तों की नियुक्ति करता है। दूसरी बात, जब ऐसे किसी नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता, मतलब सिंपल सी क्या होता है, एक समिति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब समिति में क्या आता है, देखो मैं इसको सिंपल समझाता हूं आपको। 2014 में जब कानून बनाया गया, 15 में सॉरी, कानून बनाया गया कौन सा, लोकपाल को लेकर के, ठीक है। तो उसमें लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए एक चयन समिति होती थी। अब लोकपाल के अपॉइंटमेंट के चयन समिति में एक व्यक्ति होता था, विपक्ष का नेता। 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई कि उनके पास 10% सीट नहीं आई। 10% सीट का मतलब क्या होता है, लगभग कितनी सीटें होती है, मेरे ख्याल से 543, ख्याल क्या है ना, 543 सीटें होती हैं। 10% सीट का मतलब लगभग 54 सीट हो जाती हैं। 54 सीट भी नहीं जीत पाए भाई साहब लोग।
तो जब आप 54 सीट नहीं जीत पाएंगे तो आपको विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलेगा। जबकि चयन समिति में क्या होना चाहिए था, लिखा हुआ है विपक्ष के नेता का पद होना चाहिए, व्यक्ति आएगा यहाँ पे। तो फिर सरकार ने क्या किया, लोकपाल अधिनियम में संशोधन किया और वहां पे विपक्ष के नेता के साथ एक और शब्द जोड़ दिया, विपक्ष का नेता अथवा विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता। तब फिर भाई साहब कांग्रेस वाले आ गए, खड़गे साहब, काम हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जब ऐसे किसी नेता, चयन समिति को लेकर के, जब किसी ऐसे नेता को मान्यता नहीं दी गई तो लोकसभा में विपक्ष के नेता में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लोकसभा में सरकार के विरोध में सबसे बड़े समूह का नेता, सबसे बड़े विपक्ष के सब विरोध में सबसे बड़े समूह का नेता, मतलब कि जो भी विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल होगा उसके किसी नेता को, किसी नेता मतलब जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपॉइंट कर लेंगे। खत्म बात। एक बात, ठीक है। संरचना में ही वही जो समिति की बात कर रहे थे, ठीक है, उस समिति में 3 लोग होते हैं ना, उस समिति में 3 लोग होते हैं। हम एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बार बार चर्चा कर रहे थे, ये कौन व्यक्ति है। तो विपक्ष का नेता तो होगा, जैसे इस बार तो शायद मेरे ख्याल से विपक्ष का पद मिल गया है, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया। ठीक है, विपक्ष का पद मिल गया, 54 सीट से ज्यादा मिल गई थी इस बार, है ना। मोदी जी कमजोरी कर गए थे, अच्छे से चुनाव नहीं लड़ते हैं वो, ठीक है, लेकिन पिछली बार अच्छे से लड़े थे 14 में, इस बार भी अच्छे से लड़ने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री होगा उस समिति में, एक गृह मंत्री होगा सदस्य के रूप में, और लोकसभा विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष के नेता के तौर में क्या कहानी होगी हमने पीछे चर्चा कर ली, खत्म बात, है ना। इसके बाद आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, आयुक्त या सतर्कता आयोग की नियुक्ति केवल इसीलिए अमान्य नहीं कर दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति छुट्टी में चला गया था। ठीक है, जल्दी ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे नियुक्तियां जो होंगी उन नियुक्तियों के संबंध में एक बात निकल करके आती है कि किसी नियुक्ति को इस आधार पे आप अवधि मान्य नहीं कर सकते हैं, विधि मान्य घोषित नहीं कर सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति उस समिति में क्या था, अनुपस्थित था। बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद आता है कार्यकाल, आपने देख लिया था 465 जो भी कार्यकाल होता है, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। देखो, पुनः नियुक्ति के पात्र क्यों नहीं रखा जाता, कभी आपने सोचा कि भाई सामने वाले व्यक्ति को हम पुनः नियुक्ति का पात्र क्यों नहीं रख रहे हैं। इससे समस्या क्या उभर करके आती है कि सामने वाले व्यक्ति के संबंध में यदि यह प्रोविजन आप नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपने ये कॉन्सेप्ट रख दिया कि पुनः नियुक्ति का पात्र है, ठीक है, इसका मतलब कि वो लालच में आएगा। लालच में किस बात के, कि उसके पास संभावना बनी रहेगी, यार मैं आज सीबीसी हूं, कल को मैं सीआईसी बन सकता हूं, कल को मैं क्या बन सकता हूं भाई, आपका ये क्या बोलते हैं, कैग बन सकता हूं। कोई स्पेशल योग्यता तो चाहिए नहीं है, 10 वर्ष का अनुभव चाहिए भारत सरकार के, उसमें उतना अनुभव तो है ही उसके पास। तो कल को मैं सीआईसी बन सकता हूं, कैग भी बन सकता हूं, कुछ भी बन सकता हूं। इसका मतलब मैं कंप्रोमाइज हो सकता हूं आज की तारीख में, सरकार के साथ मिल करके काम करूंगा। तो भाई भ्रष्टाचार कहां कंट्रोल हुआ फिर। इसलिए क्या कर दिया जाता है, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं रखा जाता है। तो बोले क्या फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो भाई पुनः नियुक्ति का पात्र सरकारी पदों पर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से सांसद का सीट तो ले सकता है, अब उससे बड़ा क्या चाहिए अब। ठीक है, तो आधी कहानी वहीं खत्म। वेतन भत्ते आदि आदि के बारे में क्या चर्चा भाई, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को, सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, अन्य अन्य वो सब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के समान होती हैं और कोई उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो सभी कुछ इनका वेतन भत्ता आदि आदि सेवा शर्तें वो सब किसके समान होती हैं, यूपीएससी के समान होती हैं। और यूपीएससी की तो ऑलरेडी वर्णित है संविधान में, तो उसमें हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हटाने का क्या है भाई, तो राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें केवल तभी पद से हटाया निलंबित किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके मामले की जांच की हो। एक बात तो स्पष्ट हो गई, क्या बात हो गई स्पष्ट, कि इनको सिर्फ किस आधार पर हटाया जाएगा भाई, दुर्व्यवहार के आधार पे। अब समस्या यह है कि दुर्व्यवहार क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि अनुच्छेद 29 बोलता है, 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की गई है। अल्पसंख्यक क्या होगा, इसके मामले में संविधान क्या हो गया है, गूंगा बहरा। संविधान बोलता है मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार क्या होंगे, मौलिक अधिकार दिए गए ना आपको ढेर सारे, मौलिक अधिकार क्या होंगे, इसकी चर्चा कहां की गई है। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या होगी, कोई बताएगा ऑनलाइन में से, संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा कहां पर दी हुई है। संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा कहां पर दी हुई है। जैसे मैंने बोला कि भाई अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा की गई है 29-30 में, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में संविधान मूक है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करो, क्योंकि 30 करोड़ होकर मुसलमान अभी हैं और वो अल्पसंख्यक हैं। तो भाई
दुनिया में 30 करोड़ तो पॉपुलेशन नहीं है, मुश्किल से 6-7 देश मिलेंगे जिनकी पॉपुलेशन 30 करोड़ है, इतने तो हमारे देश में है। ठीक है, तो परिभाषा कहां पे मिलेगी मौलिक अधिकारों की, बताइए। अरे छोटे छोटे ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना, उसके बारे में चर्चा करनी है अपने को। ठीक है, तो हटाने की प्रति, हाँ बोलो बोलो, अरे उसको जल्दी एक बार में खोल लो ना, नहीं, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा होता क्या है ना, वो क्लास में स्कूल में चलता था, वो बच्चे टॉफी खाने बैठे, मतलब हम भी करते थे, तो मैडम पढ़ा रही हैं आगे, है ना, और पीछे बिस्किट खोल रहे हैं। दरअसल अब समस्या उसमें क्या होती है कि लगातार 2 मिनट तक बिस्किट खोलते रहेंगे, धीरे 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 आवाज होती है, इकट्ठा फाड़ दो उसको ना, एक ही बार आवाज होती है, वरना क्या होता है 5 मिनट तक आवाज चलती रहेगी, धीरे धीरे इकट्ठा फाड़ो, काम खत्म हो जाएगा एक ही बार में, है ना। वरना क्या होगा, मतलब लग रहा होता है कि सुनाई नहीं देता, सुनाई सब देता है ना, एटलीस्ट मेरे को तो देता ही है ना। अब जैसे अभी झांक रहे थे, बड़ी देर से यहाँ झांक रहे थे, अब मैं देख नहीं रहा था, बाकी मुझे पता वो झांक रहे हैं, ठीक है, तो चल दिखाई हर जगह दे रहा होता है ना। तो पदच्युत करने की विधि की बात करें तो एक ही आधार है, वो क्या है, दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार क्या होगा वो पता नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता के आधार पर उन्हें तभी हटाया जाएगा, दुर्व्यवहार के आधार पर हटाएंगे। पहली बात, कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, जांच करने के पश्चात ही हटाएंगे, वो जैसी सिफारिश करेगा उसके अनुसार क्या किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच में उस पर कदाचार अथवा अक्षमता के मामले साबित होने पर भी हटाया जा सकता है। 3 मामले, दुर्व्यवहार, कदाचार और अक्षमता। ये अक्षमता की परिभाषा क्या होती है, तो अक्षमता में क्या आता है, आर्थिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता। भाई नहीं काम कर रहा सामने वाले का किडनी, क्या करे अब, ठीक है, तो ये भी एक समस्या रहती है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना इस्तीफा भी दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। तो 3 आधार हो गए, दुर्व्यवहार हो गया, अक्षमता हो गया, कदाचार हो गया, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट कि वो खुद भी क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। रिपोर्ट कैसे जाएगी भाई, आयोग है तो काम साल भर में क्या आपने झंडे गाड़े, क्या आपने काम किया, इसका रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ऊपर। तो इसके लिए क्या करते हैं, केंद्रीय सत्ता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। संसद के 2 ही सदन होते हैं प्रत्येक सदन के नाम पे, ठीक है, ये बात तो आपको पहले से पता है। कार्य शक्ति आदि की बात करें भाई, तो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई को जहां तक संभव हो भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित क्या करेगा, दिशा निर्देश देना। इस लाइन का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हमने क्या बनाया हुआ था, 1988 में कानून बनाया। ये जो भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 है, इसको लेकर के 2018 में फिर से कानून आया था, ठीक है। एक बार इस लाइन को चेक कर लीजिएगा, मेरी वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूं, ये कानून 2018 में आया था या 16 में आया था, इसको एक बार क्रॉस चेक कर दीजिएगा आप लोग, है ना, जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन में भी, ठीक है। तो फिर से कानून आया था, हमने क्या किया, इस कानून और ऊपर वाले कानून के माध्यम से क्या कर दिया, सीबीआई के माध्यम से इसको शक्तियां दे दी कि आपको क्या करवानी है, इस पर्टिकुलर XYZ कर्मचारी की जांच करवानी है, तो किसके माध्यम से जांच करवाएंगे, सीबीआई के माध्यम से। और शक्ति कहां से आएगी आपके पास, केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित की जाने पर पूछताछ या जांच करना। जब भी केंद्र सरकार बोलेगा, सीबीसी अधिनियम 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट अधिकारों से संबंधित किसी भी अधिकारी के खिलाफ प्राप्त किसी भी शिकायत की जांच करने के लिए भी काम करना, ठीक है। तो 3 जगह से शक्ति मिल गई आपको, एक सीबीआई अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के माध्यम से, दूसरा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के माध्यम से, तीसरा सीबीसी अधिनियम 2003 के माध्यम से। इन 3 कानूनों के माध्यम से क्या करता है, भ्रष्टाचार रोकने का लगातार प्रयास करता है। किनका भ्रष्टाचार, जो कर्मचारी हैं उनका, ABCD ग्रुप के जो भी कर्मचारी हैं उन सबका, ठीक है। अब इनसे तो रुक नहीं रहा था, तो इसलिए फिर हमने क्या बना दिया, लोकपाल बनाया। भाई चलो आप रोक दो, तो जब से लोकपाल बना तब से गायब भी हो गया, ठीक है। इन सबको छोड़ देना, कोई मतलब के पॉइंट नहीं आपके, है ना। वर्तमान संरचना, तो वर्तमान संरचना में पटेल साहब क्या हैं, ये लिखे हुए हैं, सुरेश एन पटेल, है ना। ये क्या है, हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, CBC चीफ विजिलेंस ऑफिसर, और दूसरे में सतर्कता आयुक्त। तो सतर्कता आयुक्त क्या होते हैं, 2 होते हैं, ये 1 होता है। तो 2 में कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और श्री अरविंद कुमार, ये क्या हो जाते हैं, हमारे सतर्कता आयुक्त हो जाते हैं।
वर्तमान संरचना की बात कर रहे हैं, 3 लोग 1+2, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त हमारा कौन है? सुरेश एन पटेल हो गए। और बाकी 2 अन्य व्यक्ति कौन हैं? तो 2 अन्य व्यक्तियों में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और अरविंद कुमार हैं। और यहां से क्या होता है? सीबीसी